हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी हिंदी के प्रश्न पत्र के संबंध में जानेंगे जो आपका आगामी यूपीपीएससी की परीक्षा ए की होने वाली है, जिसमें हिंदी पार्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट पेपर का। उसमें सामान्य हिंदी आपका ये 75 मार्क्स के आने वाले हैं। इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, जो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का 3 नंबर के होंगे। उसी से संबंधित जो भी कुछ संभव है इन आपको 2-3 दिनों में मैं कंप्लीट करने का पूरा भरसक प्रयत्न करूंगा और आपको अच्छा से अच्छा मिल जाए, इसका पूरा प्रयास होगा। आज हम सभी स्टार्ट करते हैं। कुछ पुराने प्रश्नों को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, तो आप भी थोड़ा केयरफुली देखें क्योंकि समय कम है। समय के हिसाब से हम लोगों को थोड़ा गति बनानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यह समझ करके, यह मान करके जो किसी भी लैंग्वेज का प्रथम क्रम है, पहली स्थिति है, उस पर हम चर्चा करते हुए हम सबसे पहले सामान्य हिंदी के समय वर्णमाला की ओर आते हैं। वर्णमाला में ही हमें आगे बढ़ना है, वर्णमाला को ठीक से समझना है। इस एक चीज़ सबसे पहले आती है, लोग प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि हिंदी में के कुल कितने अक्षर प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी कुल संख्या आपको जो बताई गई है वो 52 बताई जाती है। ये 52 की संख्या होती है। ये 52 की संख्या फिर कितने भागों में बटी होती है, प्रश्न आएगा कितनी संख्या होती है, तो 52 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आता है कि वह किस क्रम में हो सकता है। तो इसमें से नंबर 1 होता है स्वर का, जो स्वर आपका संख्या होती है 11 की। 11 स्वर होते हैं जो आपका होता है आ से लेकर के आओ तक। ये संख्या आपकी 11 की होती है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इसके बाद इसी में आता है दूसरे क्रम पर आपका अयोग वाह। इसी स्वर के साथ ही जोड़ा जाता है अयोग वाह। अयोग वाह क्या है? अंग आह। अंग आह को 2 जो संख्या है ये अयोग वाह कहा जाता है। आ के साथ योग करके वहन किया जाने वाला वर्ण, ये अयोग वाह हो जाता है। तो ये स्वरों के क्रम में आ गए कि ये संख्या 52 में आती है। लेकिन इसी के साथ साथ और भी जो व्यंजन का क्रम है, इसलिए क्रम को हम कंप्लीट करेंगे। व्यंजनों में मूल व्यंजनों की संख्या जो केवल है उसकी भी संख्या निश्चित की गई है। वो संख्या है 33। तो अब आप उसको काउंटिंग करते रहेंगे, लेकिन इन 33 के बाद आपको और 4 अक्षर मिलते हैं संयुक्त अक्षर के। संयुक्त अक्षर, और ये जो 33 हैं इनको भी यहाँ ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या 33 जो है वो है का से लेकर के हा तक, ये इसके अंतर्गत आते हैं। का से हा तक सारे अक्षरों की संख्या 33 होती है। इसके बाद आता है संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्त अक्षर माने जुड़े हुए अक्षर, इनकी संख्या भी 4 बताई गई है। ये आपका मालूम है कि ये क्षा, त्रा, ज्या और श्र, ये 4 अक्षर इसके आते हैं। फिर इसी में 2 अक्षर और आते हैं जिसको हम या तो द्विगुण कहते हैं अथवा कहीं कहीं आपको ना द्विगुण के जगह पर उच्छिष्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, किताबों में मिल जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि द्विगुण अक्षर किसे कहते हैं अथवा मिलेगा उच्छिष्ट वर्ण किसे कहते हैं या उच्छिष्ट वर्ण कौन है, ऐसा प्रश्न में आ सकता है। तो ये द्विगुण और उच्छिष्ट कौन कौन से हैं इसी क्रम में आप देखेंगे। तो ये है एक जो क्रम में पहले आ चुका है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। एक ये पहला अक्षर है आपका डा और दूसरा है ढा। ये आपके क्रम में वर्णमाला में इस 33 में भी है, लेकिन इसका स्वरूप ये चूंकि बिंदी के कारण है, इस नाते इसका 2 गुण है, एक पहला वाला और एक इसके साथ, ये आ जाते हैं संपूर्ण। अब अगर आप इसको देखेंगे कि द्विगुण का है, इसकी संख्या भी आपकी ये 2 की हो गई। अब आप उसी को काउंट कर लेंगे, 11 ये, ठीक ना, 33 ये मिला के हो गया 44, 44, 4 ये 48, 48,
दो ये 50 और ठीक है ना, और दो ये अयोगवाह के ये अयोगवाह के 2 अक्षर, ये जो 2 हैं, ये कुल मिलाकर के आपकी कितनी संख्या हो गई? 52 संख्या हो गई। तो ये हो गए क्रम। जिस क्रम में लिखा जाता है उस क्रम के आधार पर मैंने बताया। अब इसकी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत क्रम की नहीं पड़ती, लेकिन ये संख्याएं हैं 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर, अयोगवाह चूंकि स्वर के साथ ही लिखा जाता है, अंगा लेकिन उसको उसमें जोड़ा नहीं जाता, और ये क्षत्रज्ञ स्वर, ये संयुक्त अक्षर, ये अलग हैं, और द्विगुण और उच्छिष्ट ये आपके अलग अक्षर हैं, इसका प्रयोग होता है। ये कुल मिलाकर के 52 हो गए। तो ये तो नामकरण भी आ सकता है और पूछा जा सकता है। अब इसके साथ हम देखते हैं ये स्वर जो 11 हैं, इनका हम डिवीजन समझने का प्रयास करते हैं। इसको भी कई रूपों में देखा गया। जो स्वर आपका है, स्वर के मुख्यतः 3 भाग किए गए। 3 में क्या है? एक नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा ह्रस्व के बाद दीर्घ आता है, और दीर्घ के बाद संयुक्त आता है। ये प्रश्न भी कई बार बने हैं। ह्रस्व दीर्घ सामान्यतः सबको पता है कि ह्रस्व के अंतर्गत केवल आपके 4 अक्षर आते हैं। वो 4 ह्रस्व कौन कौन से हैं आपको ध्यान में रखना है? वो ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये 4 अक्षर ये आपके ह्रस्व के हैं। शेष बचे हुए जो अक्षर हैं, अर्थात दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए ऐ ओ औ, कुल कितने हो गए? वो 7 की संख्या हो गई। जो 7 की संख्या है इसको हम दीर्घ की श्रेणी में रख लेते हैं। जो बचे, इनके अलावा जो आगे बचा हुआ हिस्सा है उसको हम कहाँ रखेंगे? दीर्घ की श्रेणी में। और ये जो दीर्घ हैं, इन दीर्घ में जो लास्ट का अंतिम 4 अक्षर है, अभी यहाँ पर क्या आ जाता है? ए, ऐ, ओ और औ। ये बाद में आपको और क्लियर हो जाएगा आगे। इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। यह संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ए जब आपने सभी कभी पढ़ा होगा, ध्यान अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो ये समझिए आ और ई मिलकर के ए, आ और उ मिलकर के ओ, बाकी ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। संधि आएगी उसको क्लियर हो जाएगा फिर वो। लेकिन इसको हम क्या जानते हैं? इसको हम जानते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका स्वर का भी भाग क्लियर हो गया। कहीं कहीं कुछ एकाध जगह देखने को मिल जाता है जो पूछ लेता है कभी कभी, भैया प्लुत स्वर क्या है? तो प्लुत अगर पूछा जाए तो प्लुत में बहुत कठिनाई नहीं है। हिंदी में केवल एक शब्द प्रायः पूछा जाता है जो ओम की तरह से लिखा जाता है। ये जो अंग्रेजी के एस की तरह का जो चिन्ह आपका बना हुआ है, इसको अवग्रह कहते हैं, लेकिन यह संस्कृत के साथ ज़्यादा प्रयोग होता है। तो यह जिस भी अक्षर के बाद, मूलतः स्वर के बाद प्रयोग होता है, तो जब स्वर के बाद प्रयोग होगा तो वह अवग्रह कहलाता है, और वह किसी भी दीर्घ स्वर के बाद ही होगा, और इसलिए वह प्लुत कहलाता है। क्योंकि ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जो कम से कम समय में उच्चारित हो, दीर्घ स्वर का मतलब होता है जो ह्रस्व से दुगुना समय लेता है, उसमें उच्चारित होता हो। संयुक्त का मतलब होता है जो 2 स्वरों के मेल से बनता है, और वहीं पर प्लुत का मतलब होता है कि जो दीर्घ से भी और आगे निकल जाता हो, दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो। सामान्यतः हम लोग ओंकार की ध्वनि करते हैं तो पता होगा। इस तरह से यह आपका स्वर का हिस्सा हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन में भी हम ध्यान देंगे। हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हाँ, व्यंजन लिख देते हैं। ये व्यंजनों का भी क्रम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। व्यंजन क्या है? व्यंजन का मतलब है ऐसे वर्ण जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते, और स्वर क्या है? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ऐसे वर्ण को हम स्वर की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो व्यंजन को पहले देख लें, इसका हम क्रम ठीक कर लें। व्यंजन को अभी आपको बता दिया गया, व्यंजनों की कुल संख्या 33 आई। वो 33 में अभी मैंने आपसे बताया क्या? का से हा तक के सारे वर्ण आ गए। अब इन 33 को भी हमें डिवीजन करना है, बांटना है। आपसे प्रश्न आ जाएगा कि इसमें से
तीन तरह के मूलतः जो अक्षर हैं वो नंबर 1 पर आ जाता है स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हम किसको कहते हैं? ये है का से लेकर के मा तक, मतलब पांचों वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, पा फा पा फा मा तक, का से मा तक आ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद का क्रम आ जाता है, दूसरा आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ क्या है? अंतःस्थ माने जो बीच में स्थित हो, अर्थात स्वरतंत्रियों के बीच। जब उच्चारण स्थान हम लोग देखेंगे फिर वहां पर धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे। अंतःस्थ के अंतर्गत आपके 4 अक्षर केवल आते हैं। ये संख्या कितनी हो गई? का से मा तक 25 का हो गया। इसमें आ जाएगा या, र, ला और वा, मतलब ये सारे अक्षर आपके इसमें आ जाएंगे। इसको अंतःस्थ कहा जाता है। ये 4 संख्या हो गई। तो अंतःस्थ माने बताया मैंने कि ये बीच में स्थित है, चाहे आप स्पर्श और ऊष्म के अंतर्गत देखें या उच्चारण स्थान के आधार पर जिह्वा का, हमारी स्वरतंत्रियों के जो 5 मूल स्वरतंत्रियों को गिना जाता है उनके अंतर्गत आते हैं। तीसरे क्रम में आप देखिए, तीसरे क्रम में आपका आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना? ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, ऊष्मा, सभी को आसानी से समझ में आता होगा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी आपके 4 अक्षर हैं। क्रम है श, श, स और ह। ये 4 अक्षर ये हो गए आपके। ठीक है ना? तो आप इसकी जब आप काउंटिंग करेंगे तो ये कहाँ पे जाके निकलेगा? 33। ठीक है? ये तो आपका व्यंजनों का क्रम, ये का से हा तक था, ये आपका कंप्लीट दिखता है। यहाँ तक के प्रश्न भी जो आपके बार बार किसी प्रश्न में परीक्षा में भी आए होंगे, तो वहाँ भी कि अंतस्थ अक्षर कौन कौन से हैं, निम्नलिखित में अंतस्थ अक्षर पहचानिए, ऐसा करके निम्नलिखित में ऊष्म अक्षर पहचानिए। स्पर्श व्यंजना में भी, स्पर्श व्यंजना में कवर्ग अक्षर पहचानिए, चवर्ग अक्षर पहचानिए। तो का से अंगा तक वाले अक्षर को कवर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा, चा से यहाँ तक वाले को चवर्ग, ऐसे ही टा से ड़ा वाले टवर्ग, ता से ना वाले में तवर्ग और पा से मा वाले में पवर्ग की श्रेणी हम इसको निर्धारित करते चलेंगे। ये हो जाएगा। फिर आ जाता है मूलतः संयुक्त अक्षर। इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यंजनों में जो ये संयुक्त अक्षर है इसको हम कैसे पहचानेंगे? संयुक्त अक्षर हम ऐसे ध्यान दें। हाँ, ये क्या है? इसमें कितने अक्षर हैं? 4। क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनको भी कभी कभी एग्जाम में आता रहता है, प्रायः आया है पिछली एग्जाम परीक्षाओं में कि क्ष किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दें, का और मूर्धा श, ठीक है ना, इसके योग से बना हुआ हमारा क्ष है। ये त्र में आपको आसानी है, बहुत कठिन काम नहीं है। ता प्लस र इसके योग से बना। लेकिन ये जो हम लोग ज्ञा से ज्ञानी पढ़ते हैं इसमें क्या है? इसमें ज है, चा छा के बाद ज और प्लस ञ, ये ज कहलाता है। इसलिए कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ बड़े लोग विज्ञान, अभिज्ञान, ज्ञानी इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ज और ञ है, ये ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। वो भले ही हम लोग प्रोनाउंसिएशन में करते हैं, हाँ व्याकरण के नियमों में माना गया। अगला है आपका श्र। ये श्र क्या है? तालव्य श, ठीक है, और करके र, ये मिल करके श्र बन गया। ये मूलतः आ गए आपके सारे अक्षर। इसको उच्छिप्त की श्रेणी में जो आपका रखा गया, ये जो अंतिम है, इनको भी ध्यान रखेंगे। जब हम डमरू लिखते हैं तब यह इसका जो स्वरूप है, पहला वाला जो टवर के साथ जुड़ा हुआ है उसमें हम ड रखते हैं। लेकिन जब पेड़ लिखते हैं तब पेड़ के साथ नीचे जब बिंदी लगा देते हैं फिर वो उच्छिप्त की श्रेणी में आता है। जब हम यहाँ पर टवर के साथ ड के बाद जब ढ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ ढक्कन लिखा जा सकता है। लेकिन जब इसी को
पढ़ाई लिखते हैं तब नीचे जब बिंदी लग जाता है तब वो उच्छिप्त हो जाता है, इसलिए इसको अभी मैंने आपसे बताया ये द्विगुण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 गुण हैं और क्षिप्त का मतलब इसको बोलते समय हमारी जीवा छटक करके बोलती है, ढ़ा कहती है, ढा कहती है, तो इसको जीव का उछलने के नाते इसको उच्छिप्त कहा गया। तो ये आपके व्यंजनों के क्रम थे। अब इसमें आपका जो ये सारे व्यंजन की क्रम शैली हो गई, आपका स्वर का क्रम शैली हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के साथ थोड़े से एकाध अक्षर और समझने का प्रयास करते हैं। कहीं कहीं आपको ये जो अयोगवाह है, अयोगवाह का प्रयोग कहाँ कहाँ दिखता है, इसको भी समझ लेने की जरूरत है। अयोगवाह का मतलब आप ध्यान से समझें, अभी मैंने कहा कि आ के साथ योग करके जो वहन किया जाए अर्थात आगे बढ़ाया जाए, इसको हम अयोगवाह कहते हैं। अब यह समझ सकते हैं कि ये मोस्टली आ के साथ जब हम लिखते हैं मयंक, ठीक है ना, हम लिख देते हैं पतंग या फिर हम लिख देते हैं गंगा, तो ये क्या होता है, ये जो अनुस्वार लगा है यह अनुस्वार आ के साथ ही ता में आ छिपा हुआ है। एक प्रश्न कभी कभी बन सकता है या समझने के लिए जरूरत होता है, उसको कहते हैं वर्ण विच्छेद, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ लें तभी आपके आसानी समझ में आ जाएगा। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का मतलब होता है किसी भी शब्द को स्वर व्यंजन सहित क्रमशः अलग कर लेना, किसी भी मूल शब्द को स्वर और व्यंजन सहित अलग कर लेना। अगर आपके सामने कलम शब्द का प्रयोग किया गया है, कलम पेन, ठीक है, इसको अगर हम लिखें ये वर्ण विच्छेद करके तो का प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस फिर से माँ और फिर आ, ये इसका मतलब क्या हुआ कि क में आ छिपा है, हलंत लगा करके हमने अलग कर लिया। वही स्थिति ला के साथ है कि ला में आ छिपा हुआ है, हलंत लगा करके हमने सबको अलग कर दिया। यदि ऐसे ही हम कालम लिख दें तो कालम लिख देंगे तो क्या होगा, कालम लिखा तो का पे आ की मात्रा, यहाँ पे का हलंत के बाद दीर्घ आ जाएगा, बाकी शेप वैसे ही बढ़ जाएगा। यदि हम इसी तरह से, ठीक है ना, कालिख लिख दें तो भी फिर आगे खा के बाद आ आएगा, ला पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, का प्लस दीर्घ आ प्लस ला के साथ ह्रस्व ई का प्रयोग हो जाए, क्योंकि यह अगर दीर्घ होता तो दीर्घ। अब आप समझ सकते हैं ये आसान हो गया, कोई कठिन काम नहीं रह गया कि ये आप वर्ण विच्छेद। वही स्थिति अयोगवाह की होती है। अयोगवाह में अंग हो या आ हो, ये आ के साथ ही प्रायः जुड़ते हैं। प्रायः शब्द में भी अयोगवाह का अक्षर छिपा हुआ है, संभवतः में भी छिपा हुआ है, प्रातः प्रायः संभवतः ये शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये मयंक लिखा गया या के ऊपर अनुस्वार, प्रातः और प्रायः में भी जब आप देखेंगे तो ये शब्द आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखते हुए कि ये सारे स्वर और व्यंजनों का एक क्रम है। इसी में अगर कहीं प्रश्न बना तो ध्यान रखेंगे कि ये जो अंतिम अक्षर है, जिसको हर वर्ग का अंतिम अक्षर कहते हैं, इसको अपनी बोलचाल की भाषा में पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर का भी प्रयोग थोड़ा सा समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। पंचमाक्षर का प्रयोग ही हम लोग प्रायः गलत करते हैं। स्पर्श व्यंजनों के साथ ये पंचमाक्षर का प्रयोग जो होता है वह उसके मूल वर्ण के साथ ही होता है। पंचमाक्षर का मतलब, अनुस्वार का मतलब, जिस अक्षर से पहले अनुस्वार लग रहा है वह अक्षर, वो जो अनुस्वार है वह उसी का अंतिम अक्षर के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी मैंने मयंक लिखा, अगर मयंक को अनुस्वार हटाना है तो यहाँ पे जब का से पहले ही अनुस्वार लगा था, इसका मतलब कवर का अंतिम अक्षर अंगा है, मयंक इस रूप में लिखा जाएगा। अगर हमने गंगा लिखा है तो गंगा में गा से के बाद लगा था तो यहाँ अंगा लगेगा, फिर यहाँ गा लगेगा, इस तरह से। ये तो एक क्रम का आया। ऐसे ही
जिस अक्षर से, अब आप जानते हैं, देखिए व्यंजन शायद मैंने कई जगहों पे, यहाँ पे तो मैंने गलत लिखा है, ठीक है ना, इस हिसाब से देखा जाए, लेकिन कहीं पे अगर मैंने लिखा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने जब लिखा ये व्यंजन आपका सही लिखा, यहाँ भी लिखते समय मैंने सही लिख दिया, यहाँ भी सही लिखा, क्योंकि ज से पहले अगर बिंदी का प्रयोग होता है तो वह गलत होता है। ऐसा व्याकरण का नियम कहता है कि जब स्पर्श व्यंजन के किसी अक्षर से पहले अनुस्वार प्रयोग हो रहा है तो व्याकरण की दृष्टि से वह गलत माना जाता है। यदि ऐसा कहीं शब्द आता है उसका भी हम लोग प्रयोग करते रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं इन स्वर व्यंजन से आगे, इनका क्रम, इनका नंबर आपने समझ लिया। अब आते हैं उच्चारण स्थान की ओर। उच्चारण स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप थोड़ा सा एक ध्यान देंगे तो इसका प्रयोग आपको इतना इजी लगेगा कि शायद पहले ना लगा हो। वैसे रटना करके लोग तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि जितने उच्चारण स्थान हैं उसमें हर जगह अगर हम देखें जो क्रम है वर्णमाला का, वर्णमाला के क्रम में कंठ है तो कंठ में कवर्ग आता है, इसको कोई कहीं संशय की स्थिति नहीं। कंठ का मतलब वो कवर्ग से, कवर्ग के बाद का दूसरा जो क्रम है वो चवर्ग का है, तो हम चवर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। चवर्ग, कवर्ग का मतलब का से अंगा तक, चवर्ग का मतलब चा से इया तक, फिर मूर्धा का क्रम आता है, फिर यहाँ पे आ जाता है टवर्ग। टवर्ग का मतलब टा से अड़ा तक। दंत का हो गया, दंत का मतलब ठीक ना, ये तवर्ग आ गया, तवर्ग का मतलब ता से लेकर के ना तक, ठीक है। ओष्ठ का मतलब आ गया, ये पवर्ग की बात आ गई। ये क्रम तो आपको लगभग सब क्लियर हैं, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। ये जो आपको स्पर्श व्यंजन बताए गए ये सारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन। यहाँ से आपने क्लियर किया, स्पर्श व्यंजन में 25 अक्षर आते हैं और ये आपके 5 क्रम हो गए। ये पांचों क्रम 25 अक्षर के हो गए। यह एक लाइन से है, अगर आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप थोड़ा सा और निकट का जाने का चाहें तो जानने के लिए हमारी जो पांचों स्वतंत्रियाँ हैं हमारे शरीर में हैं, उसी का हम उपयोग करते हैं। हम देखें अंदर से क्रमशः बाहर की ओर आ जाए। कंठ हमारे अंदर से है, जहाँ से अंदर से वायु निकली हम उसको पहले क्रम में रख लेते हैं, फिर उसके बाद आकर के हम तलवे की ओर पहुँचते हैं। कंठ से बाहर निकले तलवे तक पहुँच गए, तलवे के बाद फिर हमारी जिह्वा का काम लगता है। जो जिह्वा करती है वो मोड़ करके करती है, इस नाते इसका जिह्वा का जब काम आया तो हमने अंदर ही अंदर अभी गले से आए, ठीक ना, तालु में, तालु के बाद आए जिह्वा, जो हर का काम कर रही है, तो ये मूर्धा में पहुंच गए। फिर उसके क्रम को याद रखने के लिए फिर हम आ जाते हैं अंदर ही अंदर हमारा दांत है, फिर वो दंत है, इसलिए इसके बाद जब एकदम बाहर आ जाते हैं तो हमारा होस्ट हो जाता है, फिर उस ओष्ठ के क्रम में आ जाते हैं। इस क्रम में जब हम देखेंगे तो कहीं भूलेगा नहीं और ये सारे क्रम आपके साथ आ जाते हैं। फिर इसी के साथ हम अन्य अक्षरों को भी कैसे जोड़ लें, उच्चारण स्थान हमारा कैसे क्लियर है, कभी भूले ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर हमारा कंठ वर्ण है तो कंठ में हम स्वर के क्रम में सबसे पहले हर्ष और दीर्घ आ देखते हैं, हर्ष और दीर्घ को जोड़ लिया, कवर्ग जोड़ लिया, ये आपका कंठ वर्ण है। और इसी में जब आप देखते हैं थोड़ा सा यहीं पे पहचानना पड़ेगा, एक अक्षर आता है ह। जब हम यहाँ पे बता रहे थे उष्ण व्यंजन, इसमें पीछे से क्रम से आपका ह से शुरू होगा, इसको भी ध्यान देते चलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब आप यहाँ देखें तालु का है, इसके बाद स्वर में जब आता है तो आ के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाता है, तो हर्ष या दीर्घ ई आ गई। फिर यहाँ पे आ जाएगा या और श, दो अक्षर आ जाते हैं, तो ई आ जाता है और या श आ जाता है। ये किस क्रम में आप ध्यान देंगे, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे तो ह को मैंने पहले प्रयोग कर लिया, लेकिन उसी क्रम में देखते चले, या और श यहाँ पे दिख रहा है ना, या और श, उसी क्रम में दोनों के क्रम को हम लोगों ने पकड़ रखा है, अलग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तीसरे क्रम में आवाज आते हैं, तो यहाँ पर ये संस्कृत का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको छोड़ते हुए आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, र आ जाएगा और श आ जाएगा।
तो र श कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ से दिख रहा है, उसी क्रम में से आप उसी क्रम में टवर के साथ ये मूर्धा अक्षर है। इसका उच्चारण स्थान अभी हम और क्लियर कर लेंगे। फिर तीसरा देखते हैं तवर। तवर्ग में क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर ये आ जाता है, यहाँ पे एक अक्षर री भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक अक्षर री भी आ जाता है। तो री आपके स्वर का क्रम में है, लेकिन ऊ अभी छूट जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जब क्रम की बात आ रही तो कहाँ गया, लेकिन आ जाएगा अभी थोड़ा सा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा आपका ला आ जाएगा और दंत सा आ जाएगा। अब यहाँ देखें श तीनों क्रम में आपके दिख रहे हैं, हा आपका ऑलरेडी यूज हो चुका है। फिर यहाँ पे आ गया, तो ये जो छूट रहा था यह यहाँ पे आ गया उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा अंतिम अक्षर जो बच रहा है, एक कोई नहीं यहाँ पे रहेगा, बचा हुआ एक वाह है, जो वाह यहाँ पे आ जाएगा आपका ये दंतोष्ठ की जगह पर, ये यहाँ दंतोष्ठ बचा हुआ है। अगर अब आप देखेंगे तो इसको या रा ला वा आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे शा सा सा हा आ जाएगा। ये क्रम यहाँ पे आपको आसानी से थोड़ा याद करने की सुविधा से आ ई उ आ गया, री आ गया। अब बचा आपका स्वरों में से ए ऐ ओ औ, जिसको हमने क्या बताया था, संयुक्त स्वर की संज्ञा दी थी। तो संयुक्त स्वर को यहाँ कंठ तालु में हम लोग लेकर के आ जाएंगे। ये कहा जाता है ए और ऐ, ये जो दो अक्षर हैं इसको हम यहाँ रख लेते हैं। फिर कंठ तालु, अर्थात जब आप देखें कि ये संधि में अगर आपने पढ़ा होगा, पहले तो आ और ई मिलकर के ए बनाते हैं, तो देखिए आ और ई मिलकर के ए बना रहा है, इसलिए यहाँ कंठ और तालु मिलकर के ऐसा बनता दिखता है। फिर यहाँ कंठोष्ठ हो जाए, इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, ओ और औ आ जाता है। ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। कंठ और ओष्ठ की बात की गई, यहाँ पर मैंने क्या बताया, कंठ में क्या आता है, आ आता है, ओष्ठ में क्या आ गया है, ऊ आ गया है, आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। इसका मतलब हो गया कि यह कंठोष्ठ उसी क्रम में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो कंठोष्ठ भी आसानी से आपको याद हो सकता है। यही अक्षर एक ऐसा है जो स्वतंत्र रूप से किसी जगह पर प्रयोग नहीं होता है, इसका उच्चारण दंतोष्ठ है। अभी मैं और क्लियर कर लूँगा, लेकिन यहाँ अनुनासिक एक अक्षर है। अब वर्ण जितने थे लगभग सभी क्लियर हो गए, कोई वर्ण छूट नहीं रहा है। अनुनासिक का मतलब होता है, ठीक है ना, ऐसे ही का कांगा, ठीक है ना, और ये चा, अरे सॉरी अंगा, न्या, अड़ा, ना और मा, ये क्या है, ये सभी पंचमाक्षर है, जिसकी चर्चा मैंने अभी यहाँ पर आपसे की थी। पंचमाक्षर ही अनुनासिक कहे जाते हैं। पंचमाक्षरों को अनुनासिक इसलिए कहा गया कि इनको हम नासिका से उच्चारित करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, यदि इनका कवर्ग का पूरा उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तब आप कंठ बोलेंगे, उसमें अंगा भी रहेगा। यदि अकेले अंगा और इया, याणा, नामा अकेले अक्षर चार क्रम में एक जगह का लिख दिया, एक जगह इया लिख दिया, और एक जगह ऐसे ही कुछ घ लिख दिया, एक जगह ऐसे ट लिख दिया, और आपसे प्रश्न बन गया कि इसमें से आपका ये अनुनासिक अक्षर कौन है, फिर आपको इया को चूज करना पड़ेगा। अनुनासिक इया है, जबकि अनुनासिक अगर इया को देखें तो चवर्ग में भी आता है, लेकिन जब अलग पूछा जाता है तब इस तरह के क्रम में देखा जाना चाहिए। इसको हम ध्यान रखेंगे तो हमारा थोड़ा क्रम ठीक हो जाएगा। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि इसको थोड़ा सा उच्चारण की दृष्टि से ध्यान रखें। अभी तो मैंने आपसे क्लियर कर दिया कि उच्चारण स्थान कोई कठिन काम नहीं है। अगर यह क्रम हमें याद हो जाए, हमारी स्वर तंत्रियों का क्रम याद हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपके उच्चारण स्थान कहीं परेशान करेगा। और ये प्रश्न बार बार बने हुए हैं। ये उच्चारण स्थान पूछा जाता है कि तालु, कंठ, मूर्धा से उच्चारण कौन से है, कोई अक्षर लिख देगा और लिखा रहेगा इसमें से तालु वर्ण कौन सा है, इसमें
कंठवर्ण कौन सा है, तो ये आता रहता है, ये कई बार परीक्षाओं में पीछे आ चुका है। तो मुझे लगता है कि यह उच्चारण स्थान आपके समझ में आ रहा होगा। और कंठ का मतलब गले से, तालु का मतलब तलवा, मूर्धा का मतलब, एक चीज़ और ध्यान रखें, मूर्धा मतलब जीभ से मुड़ करके बोलने की स्थिति। जब हम टा ठा डा बोलते हैं तो बिना जीभ को मोड़े, तलवे में सटाए, झटके से फेंके नहीं बोल सकते, इसलिए इनको कहा गया मूर्धा अक्षर। और इसी तरह से जब हम लोगों ने ये 4 अक्षरों को, ये 3 अक्षरों को खास करके श वाले को अगर ध्यान दें तो उच्चारण स्थान में ये तो सब क्लियर हो गया। जब लोगों के कथनानुसार लोग जो सामान्य प्रयोग में करते हैं, कहते हैं बड़ा सा, छोटा सा और पता नहीं क्या क्या बोल लेते होंगे अपने ढंग से, लेकिन ये मूर्धाशा कहा जाता है क्योंकि बोलते समय हमारी जीवा मुड़ती है। तो जीवा तलवे में सटती है, नाली बन करके अग्रभाग से ध्वनि प्रेषित करके हम श बोलते हैं, और इसको बोलते समय हमारी जीवा दांतों में स्पर्श करती है, और पा फा बा कहने में बिना होठ के स्पर्श के बोल नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके उच्चारण स्थान को क्लियर कर रही हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इन्हीं वर्णों के साथ कुछ एक प्रश्न छोटे मोटे और जुड़ जाते हैं। एक यहाँ पे मैंने लिखा है अल्पप्राण और महाप्राण। इन्हीं वर्णों में जितने अक्षर हैं, ये जो सारे स्वर और व्यंजन हैं, खास करके व्यंजनों की बात की जाती है, स्वर व्यंजन की बात अल्पप्राण महाप्राण में नहीं है, तो केवल व्यंजन की बात की जाती है। इसमें अल्पप्राण का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में कम शक्ति खर्च की जाती है, अर्थात जब कहा गया का गा अंगा माने अल्पप्राण का मतलब हो गया कि अल्पप्राण, ये जो आपका क्रम है इसको अगर आप देंगे तो नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5, मतलब क्रम में जो 5 अक्षर हैं 1, 3 और 5, हर वर्ग का प्लस 11 लावा जो ये अक्षर हैं अंतस्थ, इसको हम यहाँ किस में लाएंगे, अल्पप्राण के अंतर्गत देखते हैं। फिर महाप्राण बचा, इसके बाद जो बचा वो सब महाप्राण कहलाता है। महाप्राण को कुछ पुस्तकों में आपको मिल जाएगा, लोग महाप्राण को हकार वर्ण भी कहते हैं। हकार ये शब्द कहीं कहीं मिल जाता है किताबों में। तो हकार का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जिह्वा या हमारे अंदर से ह अक्षर निकलता है। क कहते हैं तो कुछ नहीं, ग कहते हैं तो कुछ नहीं, ख और घ, ऐसे ही च के बाद छ और झ, तो हकार निकलता है। हर दूसरे और पहले और तीसरे के क्रम में तो नहीं, लेकिन दूसरे और चौथे के क्रम में हकार निकलता है, इसलिए ताकत लगती है, तो उसको महाप्राण की श्रेणी में रखा गया। और यही चीज़ आपका ऊष्म के साथ भी हो जाता है, जब हमारी जीवा घर्षण के साथ वर्णों का उच्चारण करती है, इसको हम कह लेते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। मतलब 1, 3, 5, 11 लावा, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा प्लस 11 लावा के अक्षर मिल करके अल्पप्राण, और बाकी जो बचे हुए हैं क्रमशः में 2, 4 प्लस श, श, सा, ह, ये आपके महाप्राण की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर पूछा जाता है वर्ग में कि कौन सा अक्षर महाप्राण है या कौन सा अल्पप्राण की श्रेणी में है, थोड़ा सा एक हिस्सा और छोटा सा है, अघोष और सघोष, वो भी इन्हीं के क्रम में देखा जाता है। अघोष का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वरतंत्रियां कम घोष करती हैं। इसमें एक थोड़ा सा क्लू अगर पकड़ने का प्रयास करें, लिखा जाता है कहीं कहीं कि एक दोष। एक दोष का मतलब एक कमी समझते हैं, लेकिन नहीं। 1 माने 1, 2 माने 2, सा माने सा, ठीक है ना। तो 1 माने पहला, 2 माने दूसरा, माने का और ख, ये पहला दूसरा हो गया। च और छ पहला दूसरा हो गया। टा ठा पहला दूसरा हो गया। इसी क्रम में सारे अक्षर प्लस ऊष्म के जितने ये शाखा सा हैं, इनको सा कहा गया। मतलब 1 और 2 और सा मिल करके क्या बनाते हैं, अघोष बनाते हैं। 1 दोष, 1, 2 और सा मिल करके अघोष, बाकी बचे हुए को हम सभी को सघोष की श्रेणी में पहुंचा देते हैं। तो यह आज आपके सामने सामान्य ढंग से वर्णमाला का क्रम था।
मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैं इसी क्रम में तेज़ी से बढ़ता हुआ थोड़े से ब्रेक विराम के बाद आपको अगला हिस्सा इसके क्रम में प्रारंभ करके देता हूँ। थोड़ी से बस ब्रेक के बाद आते हैं। धन्यवाद।